वालेकुम बेटा, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। बेटा हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, उसके जो फर्स्ट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने इसको स्टार्ट किया, तो उसमें फर्स्ट 2 केसेस हम डिस्कस कर चुके थे। उसमें जो थर्ड आज हमारे पास है वो है सिंपल पेंडुलम। अब बेटा ये सिंपल पेंडुलम है क्या चीज़, पहले इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ mass and suspended from an inextensible string of length L from a rigid sport। यानी इसमें हमने क्या कि एक स्मॉल बॉब से मुराद आप एक हार्ड बॉल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक मैस है। यानी यहाँ पे बेटा हार्ड बॉल से मुराद ये है कि हमने एक स्फेयर लिया हुआ है जिसका क्या है, कोई ना कोई स्पेसिफिक मैस है, जिसको हमने क्या किया, जिस तरह से आपके नजर आ रहा है एक बॉब है, या आप इसको गेंद भी कह सकते हैं, जिसको हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच किया। यानी यहाँ पे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्या होता है, एक होता है सिंपल स्ट्रिंग। अगर हम बात करें इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की, तो बेटा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई हो तो उसकी लेंथ के अंदर कोई इजाफा ना हो। अक्सर आप ये देखते हैं कि कोई, जैसे हम इलास्टिक एग्जांपल है, इलास्टिक क्या है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। लेकिन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमारे पास एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आता। उसके साथ अटैच किया जिसकी लेंथ किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, और उस स्ट्रिंग को फिर हमने एक रिजिड सपोर्ट या फिर एक फिक्स सपोर्ट के साथ हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। अब हमने क्या किया कि निश्चित तौर पर बेटे ये जो बॉब है वो किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। तो उस टाइम इसकी जो पोजीशन है जिसको हमने यहाँ पर ओ से नोट किया है, ये कौन सी पोजीशन है, उसकी मेन पोजीशन, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम मेन पोजीशन की बात करें तो बेटा इसका क्या है, बॉब का मैस है तो डेफिनेटली उसका क्या होना, वेट होना। वेट क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करते हैं उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। तो यानी इसका क्या है, कौन की वेट, और हमें पता है वेट की डायरेक्शन में से कैसे होती है, डाउनवर्ड, और वेट किसके इक्वल है, W इज इक्वल टू mg। अब बेटा जरा यहाँ पर हम 9th क्लास के अंदर एक डिस्कस किया था हमने न्यूटन थर्ड लॉ को। वहां पर हमने ये देखा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बेटा यहाँ पर देखें कि इस बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इस बॉब को जिस स्ट्रिंग के साथ हमने अटैच किया, उस स्ट्रिंग के ऊपर एक क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है, जिसको हम नाम देते हैं, कौन सी फोर्स है, ये टेंशन की फोर्स है। अब ये कुछ इस तरह से कंडीशन है कि ये बेटा हमारे पास स्ट्रिंग है, इसके साथ हमने बॉब को अटैच किया है जिसका वेट कैसे एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। अब बेटा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास है एक्शन की फोर्स। इसके रिएक्शन के तौर पर इस स्ट्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगेगी ऊपर की जानिब, जिसको हम नाम देते हैं, कौन सी फोर्स है, ये बेटा हमारे पास है टेंशन की फोर्स। तो यहाँ पर जब ये मेन पोजीशन पर होगा तो ये वेट एंड टेंशन क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसके नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि मेन पोजीशन के ऊपर लगने वाली फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इस बॉब को डिस्टर्ब करते हैं फ्रॉम मेन पोजीशन। यानी मेन पोजीशन से हमने इसको पिक किया, यहाँ से उठाया, हम इसको एक नई पोजीशन पर लेकर आ गए हैं जिसका हमने नाम दिया पोजीशन है, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होती है द पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर कवरिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। यानी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद बॉडी की जो पोजीशन आती है उसे क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज किया, किस लिए, अब बेटा यहाँ पर देखेंगे जैसे ही इस बॉब को मेन पोजीशन से उठाकर हम एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर आए हैं, तो ये क्या करेगा, बॉब यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई फासला कवर करता है, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डी से, ठीक है जी। अब बेटा यहाँ पर जब हम लेकर आते हैं बॉब को पोजीशन ए के ऊपर, तो इससे क्या है, जो स्ट्रिंग है ये अपनी जो पहले वाली पोजीशन है उसके साथ क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है। अब इसकी मेन पोजीशन ये थी, आप जब उठा के लेकर आए हैं तो इसने कोई ना कोई यहाँ पर एंगल हमारे पास आ गया, उस एंगल को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है जी। अब जब हम इस बॉब को मेन से एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेकर आए हैं तो यहाँ पर जरा इस चीज को आपने समझना है कि बेटा जब हम यहाँ पर लेकर आते हैं पोजीशन ए के ऊपर, तो यहाँ पर टेंशन की फोर्स हमें पता है अपवर्ड लग रही है स्ट्रिंग के अलोंग, लेकिन जब यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो वेट है
वो इस टेंशन को कैंसल आउट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर आप बेटा देखें कि टेंशन हमारे पास इधर एक्ट कर रही है, लेकिन वेट कैसे एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, वेट को रिजॉल्व कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर। 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर बेटा हमने टॉपिक डिस्कस किया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला। वो किस तरह से था? हमने ये देखा था कि हमारे पास एक फोर्स है, यहाँ पर ये दो एक्सिस होते हैं, एक हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब बेटे एक फोर्स है जो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया है, जिसको हमने नाम दे दिया थीटा का। फिर हमने क्या किया था, इस फोर्स को कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व किया था। इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है एफ कॉस थीटा और एक आता है एफ साइन थीटा। ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट। यानी ये जो एंगल थीटा ये हमेशा, अब देखें अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली देखें तो ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, ये होती है बेस और ये होती है परपेंडिकुलर। ये आप लोग पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। यानी ये बेटा हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये होता है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास क्या होता है? बेस। यानी एंगल थीटा हमेशा कहां पर बनता है? बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान क्या बनता है? एंगल बनता है थीटा। और थीटा के बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर बेटा हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ पर हम ये जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है, तो हम यहाँ पर वेट को उसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। एक हमारे पास है एम जी कॉस थीटा और एक हमारे पास है एम जी साइन थीटा। अब जरा इसको देखना है। अब बेटा जरा आप देखें कि एंगल यहाँ पर इस साइड पर बन रहा है, यानी ये हमारे पास उसकी जो मेन पोजीशन थी स्ट्रिंग की उस टाइम उसके, और जब हम स्ट्रिंग को एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर आए उनके दरमियान क्या हमारा एंगल थीटा। तो एंगल आपने बिल्कुल इसी तरह, अब वेट कैसे ऐड कर रहा है? डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो एंगल है वो आपने इस लाइन के अलोंग लेना, आपने इसके अलोंग नहीं लेना। ठीक है जी। अब देखिए एंगल इधर आ रहा है तो यहाँ पर भी एंगल आपने इधर लेना, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बेटा ये देखिए ये भी वर्टिकल लाइन है और ये भी वर्टिकल, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रही हैं? पैरेलल। अगर एक लाइन इसको क्रॉस करती है तो जिस तरह से यहाँ पर एंगल बनता है उसी तरह से एंगल कहाँ पर बनेगा? इधर भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर एंगल आपने इधर लेना है, इधर आपने एंगल थीटा नहीं लेना। अब बेटा ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेटा आ गया बेस आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया? उसका हाइपोटेन्यूज आ गया। इनके दरमियान क्या हमारा एंगल। तो इसके अपोजिट साइड के ऊपर हमारे पास हमेशा जो कंपोनेंट होता है उसे कौन सा कंपोनेंट कहते हैं? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर ये हमारे पास बेस है तो ये हमारे पास क्या बनेगा? उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये किसके इक्वल है? यहाँ पर एम जी साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है जी। तो अगर बेटा अगर जरा आप यहाँ पे गौर करें तो इधर ये टेंशन ऊपर की जानिब है, एम जी कॉस ऑफ थीटा क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इनकी जो लाइन है वो क्या? बिल्कुल सेम लाइन, यानी सेम लाइन के अलोंग एम जी कॉस ऑफ थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है, और टेंशन क्या है? ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पीछे हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा वेट का? वो बच जाता है एम जी साइन ऑफ थीटा। तो इस पेंडुलम के केस के अंदर ये जो एम जी साइन ऑफ थीटा है ये किसके तौर पर काम करता है? रिस्टोरिंग फोर्स। अब बेटा ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है हम पीछे पढ़ चुके हैं। रिस्टोरिंग फोर्स क्या था? a force which pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। की रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? वो हमेशा ऑब्जेक्ट को पुश करती है या पुल करती है किस डायरेक्शन के अंदर? मीन पोजीशन की जानिब। तो यहाँ पर बेटा हम पीछे पढ़ चुके हैं जैसे ऑब्जेक्ट को मीन से एक्सट्रीम तक लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक फोर्स स्टोर हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और वो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करती है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होगी वो मीन पोजीशन, और यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम कर रहा है वेट कंपोनेंट वो कौन सा कंपोनेंट है? एम जी साइन ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि वेट का जो कंपोनेंट एम जी साइन ऑफ थीटा है वो किसके तौर पर काम कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। यानी इस एम जी साइन ऑफ थीटा की वजह से ये जो बॉब है वो दोबारा एक्सट्रीम से किधर आएगा? मेन पोजीशन के जानिब आएगा। अब जैसे हम क्या करते हैं इस एक्सट्रीम पोजीशन पर लॉग इस बॉब को रिलीज करेंगे तो बॉब ने डेफिनेटली ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स और ड्यू टू एम जी साइन ऑफ थीटा ये कैसे मूव करेगा? मेन पोजीशन के जानिब। अब बेटा ये इधर से मूव करना शुरू करेगा और ये किधर आएगा? मेन पोजीशन की जानिब।
अब जैसे जैसे ये बॉब एक्सट्रीम से मीन की जानिब आता जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है मिनिमम। जैसे जैसे बॉब इधर आ जाएगा ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स, उसकी जो वेलोसिटी उसमें क्या होता जाएगा, इजाफा। और मेन पोजीशन के ऊपर आकर बॉब की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पर बॉब स्टॉप नहीं करेगा, किस वजह से, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिस वजह से बॉडी अपनी यूनिफॉर्म मोशन को या फिर जो रेस्ट की कंडीशन है उसको, उसमें चेंज को अपोज करती है, यानी बॉडी अपनी जो स्टेट है उसको कंटिन्यू रखना चाहती है, सिंपल। तो यहाँ पर बॉडी क्या करेगी, इनर्शिया की वजह से, जो बॉब है वो इनर्शिया की वजह से यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि अपनी मोशन को कंटिन्यू रखते हुए कहाँ पर आ जाएगा, इधर एक नई पोजीशन पर आएगा। ये पोजीशन बी है, इसको भी हम कहते हैं, ये भी बेटा हमारे पास कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब बेटा जैसे जैसे ये बॉब यहाँ से इधर आता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे इधर आएगा इसकी वेलोसिटी में क्या आना है, डिक्रीज आना है। अब यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम इधर आते आते वेलोसिटी डिक्रीज होते होते ये जो पॉइंट बी है यहाँ पर आकर बॉब की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम हो जाएगी, या फिर हम ये कह सकते हैं जीरो के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर इसकी स्पीड कम क्यों हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है जो क्या कर रही है, इस बॉब को मेन पोजीशन की जानिब फेंकती है। अब बॉब यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, कुछ माइन्यूट टाइम के लिए यहाँ पर रुकेगा, फिर ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स वो दोबारा से मेन पोजीशन की जानिब मूव करना शुरू कर देगा। अब फिर से जब ये इधर आता जाएगा उसकी वेलोसिटी में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा, और मेन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब बॉब यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को कंटिन्यू रखते हुए इधर आ जाएगा। अब बेटा जब ये बॉब दोबारा सेकंड राउंड ट्रिप के अंदर जब इधर आ रहा है तो अब ये बॉब अपनी पहले वाली पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि उससे पहले कहीं हम ये कह देते हैं इधर कहीं ये बॉब क्या है, वो क्या कर गया, स्टॉप कर गया, रुक गया। अभी किस वजह से हुआ कि बॉब के अंदर जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए। अब बेटा हमें पता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर हर जगह पर क्या मौजूद है, फ्रिक्शन मौजूद है। यहाँ पर एयर फ्रिक्शन होगी जिस वजह से उसकी जो एनर्जी है वो कुछ ना कुछ उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने के लिए क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर आएगा रिस्टोरिंग फोर्स का से, फिर ये दोबारा बॉब अपनी मेन पोजीशन की जानिब जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा अपनी मेन पोजीशन से आगे और पीछे। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास अब देखें ये टू एंड फ्रो मोशन है, तो ये कौन सी मोशन आ गई है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने वेलोसिटी की तो बात कर, लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन के लिए हमने ये रिलेशन ड्राइव किया था जो क्या होता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर बेटा ये जो डी है ये दरअसल क्या है, एक्स और डी ए की है, यानी एक्स को भी हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो डी भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, आप डी की जगह एस भी पुट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी जितना हम मेन पोजीशन से दूर होंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी ज्यादा कवर करेगी उतना उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब हमें पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी का मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। अब मेन पोजीशन का जब बॉडी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कवर क्या है, जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। अब फिर से जब हम कहते हैं कि इधर आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पर भी बेटा उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है बेटा वो हमारे पास होता है मैक्सिमम, और मेन पोजीशन के ऊपर जो एक्सेलरेशन बेटा हमारे पास आता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है जी, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड होता है कि किसी भी बॉडी को अपने कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल करने के लिए, यानी अपने एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है जी, तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम निकालने का फार्मूला है T is equal to 2 pi L over G। इसके डेफिनेशन क्या है, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप, के अपने एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए बॉडी को जितना टाइम चाहिए होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड, और वो किसके इक्वल आ रहा है, T is equal to 2 pi L over G। यहाँ पे L क्या है बेटा, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और G हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। इसकी वैल्यू आपको पता है, G की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा हम पीछे 9th क्लास के अंदर
डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास सिंपल टॉपिक है, सिंपल पेंडुलम, यानी इसमें हमने ये देखा है कैसे बॉब ऑसिलेट करता है अपनी मेन पोजीशन से आगे और पीछे।